कैसे हो गाइस, मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, जो बच्चे 10th क्लास या 12th क्लास एनआईओएस से स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं सीक्वेंस वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वाइज ला रहा हूँ। और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आपने कर डाला तो आपका आधे से ज़्यादा जो सिलेबस है वो कवर हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले जो बच्चे 12th क्लास एनआईओएस से स्टडी कर रहे हैं उनकी केमिस्ट्री की मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर इन्हें कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो टाइम खराब किए बिना हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देखिए। तो गाइस, आप जैसे कि आप स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोलर मास ऑफ अ मोलिकुलर सब्सटेंस। मोलिकुलर सब्सटेंस कोई भी हो उसका मोलर मास को डिफाइन करना है। तो मोलिकुलर सब्सटेंस होते हैं जो भी कोई कंपाउंड, एटम के कंपाउंड को हम मोलिकुलर सब्सटेंस कहते हैं। तो इसने बोला उनका मोलर मास बताना है। तो मोलर मास जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, फिर आप डिफाइन समझ जाओगे। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं CO2। तो इसका जो मास होता है, मोलर मास कहलाता है कि जो कंस्टिट्यूएंट, जो कंपाउंड है उनके दोनों, जैसे यहाँ पे कितने एटम, कार्बन और ऑक्सीजन, 2 एटम है, तो इन दोनों के मोलर मास के सम को हम क्या कहेंगे, मोलर मास। तो इसका जो मोलर मास होता है कार्बन का वो होता है 12, प्लस जो ऑक्सीजन का होता है एक एटम का 16 होता है। तो यहाँ पे कितने एटम है, 2 एटम है, तो यहाँ पे कितने हो जाए 32 हो जाए, और इन्हें जोड़ देंगे तो हम कितना आ जाए 44। और एक यूनिट होती है यूनिफाइड, ये लगा देते हैं ताकि हमारा जो मोलर मास होता है वो, ये एग्जांपल है। तो इसका जो डिफाइन होगी वो आप समझ ही गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मोलर मास का सम को मोलिकुलर मास कहते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट आर शोन बाय CaCl एंड AgBr। तो इस कैनेडियम क्लोराइड और AgBr जो होता है वो हमारा होता है सिल्वर ब्रोमाइड। ये कौन सा स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट शो करते हैं? तो दोस्तों, इस स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। एक वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। तो ये जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं ये दोनों जो होते हैं नॉन आयनिक होते हैं, और जो फ्रैंकल और शॉर्टकी है ये दोनों आयनिक डिफेक्ट होते हैं। तो नॉन आयनिक डिफेक्ट के तो बारे में हमें यहाँ पे जानना ही नहीं है क्योंकि ये दोनों जो है आयनिक। तो AgBr है वो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है, और जो CaCl जो है वो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट शो करता है। ओके दोस्तों, तब हम आते हैं अगले पे। तो दोस्तों, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज अ सोल डिफरेंट फ्रॉम इमल्सन। तो सोल्स जो होते हैं वो इमल्सन से डिफरेंट कैसे होते हैं? तो सोल जो होते हैं उसमें हमारे 2 फेज होते हैं, एक डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्स मीडियम। तो डिस्पर्स फेज जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सोल्यूट कहलाते हैं। जो डिस्पर्स फेज कहलाते हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। और डिस्पर्स जो मीडियम होते हैं वो सोलवेंट होते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सोल होता है वो क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर होता है वो सोल कहलाता है। और जो इमल्सन होता है वो लिक्विड सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। ओके दोस्तों, तब हम फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, राइट द सिंबल एंड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स एंड यूज विद SI यूनिट। तो दोस्तों, जैसा कि आप चार्ट देख सकते हो, इस चार्ट में आपको सही से बिल्कुल अच्छे से जो है यूनिट और ये सब कुछ बताया कि इसकी जो सिंबल है ये कैसे होते हैं, टेट्रा, पिको। दोस्तों, ये चार्ट अगर आपको अच्छे से याद है तो आपके 2 नंबर जो है ये क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके पक्के हो सकते हैं। दोस्तों, इस चार्ट को एक बार अच्छे से याद कर लेना। जैसा कि आप 5th क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, इसने कहा है हाउ डज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरीज अक्रॉस अ पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। इसने बोला है कि गेन एंथैल्पी जो होता है जब हम पीरियड में चलते हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियड जो होते हैं लेफ्ट टू राइट होते हैं, इसमें जब चलते हैं तो वो कैसे वेरी करता है। तो हम जानते हैं दोस्तों, गेन एंथैल्पी होती है कि किसी इलेक्ट्रॉन को, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को लेने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हम जैसे कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो दोस्तों हमारी जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। और बढ़ने के कारण क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। दोस्तों, हमारा जो पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो जो होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। और जब हम ग्रुप में चलते हैं तो वही क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये दोस्तों आप समझिए और क्यों होता है। तो हमारा ये रीज़न यही है कि उसमें न्यूक्लियर चार्ज जो होती है वो बढ़ जाए, जैसा आप इस चार्ट में एक बार पढ़ भी सकते हो जो मैंने बगल में है। ओके दोस्तों, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा व्हाट इज मीन्ड बाय द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। वाई इज द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों, इसने कहा है कि उदासीकरण जो एंथैल्पी है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए सेम क्यों होती है, कांस्टेंट क्यों होती है। तो दोस्तों, जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो ऐसी रिएक्शन होती है कि कोई भी 2 रिएक्शन
एसिड और बेस मिल के जो होती है वाटर और सॉल्ट बनाती है। ये आप जानते हो, इसी को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये एसिड और बेस के लिए सेम इसलिए होती है क्योंकि जो एसिड और बेस है, एसिड जो होती है H+ आयन छोड़ते हैं और जो बेस होती है वो OH- आयन छोड़ते हैं। इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये वाटर बनाते हैं। सेम रिएक्शन जो न्यूट्रलाइजेशन होती है उसी की तरह होती है, इसलिए जो होते हैं इनकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, सेम होती है। ओके दोस्तों, 6 क्वेश्चन समझ आ गया। एक और चार्ट है उसमें भी आप देख। तो दोस्तों आपका जो 7th क्वेश्चन है वो कहता है कंपाउंड X इज अ क्लोराइड ऑफ अ मेटल, इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर एट रूम टेम्परेचर एंड as a monomer at a high temperature. In anhydrous state it is used for catalyst in Friedel alkylation और Friedel Crafts acylation। ये दोनों में से किसी एक रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड X एंड राइट द मेथड ऑफ अ प्रिपरेशन, राइट केमिकल इक्वेशन। तो दोस्तों इस जो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो एक नेम रिएक्शन, उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको नेम रिएक्शन सारी समझा दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगर बगल में आप चार्ट देख सकते हो उसमें आपका रिएक्शन है और उसमें आप देखोगे जो कैटलिस्ट के रूप में यूज किया गया है वो AlCl3 यूज किया गया, मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड यूज किया। तो मेटल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, Al हो जाएगा और क्लोराइड हो गया Cl। तो आपका X यहाँ पे जो एटम को आपको डिफाइन होना है वो हो जाएगा एल्युमिनियम। ओके दोस्तों, उसका प्रिपरेशन बताना है तो ये आपका पूरा रिएक्शन आपको लिख देना है। ओके दोस्तों, तो हमारा दोस्तों ये 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन कह रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। हमें रीजन बताने हैं। ऑर्गेनिक चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करें और इसकी रिएक्शंस जो होती है उन्हें अच्छे से याद करें ताकि और टाइम पे जो है वो रिवीजन करते रहे, क्योंकि जो पेपर आएंगे उस टाइम पे अगर रिएक्शन भूल गए तो अगर आपको टिप्स पे अगर रिएक्शन याद नहीं रही तो पेपर में जो है आप क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए आपको रिएक्शन जो है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। नेम रिएक्शन जो है वो जरूरी है। फर्स्ट पार्ट जो है वो कह रहा है ऑल्दो एल्केन आर पोलर इन नेचर येट दे आर द इमिस्क्रेबल इन वाटर। तो दोस्तों इसने कहा है जो हेलो एल्केन है वो पोलर होते हैं नेचर में और जो होते हैं वो वाटर में इमिस्क्रेबल होते हैं। इसका रीज़न यही होता है कि जो हेलो एल्केन होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं, इसी कारण वो नेचर में पोलर होते हैं। इसका सेकंड पार्ट है हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दोस्तों आप बगल में 3 पॉइंट दे रखे हैं, इन तीनों पॉइंट को अच्छे से याद कर लो क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। तो 9th क्वेश्चन आप दोस्तों अपना स्क्रीन पे देख सकते हो। ये जो आपका न्यूमेरिकल बेस है, न्यूमेरिकल बेस है तो आपके लिए इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि ये फॉर्मूला याद करके आप अच्छे से कर सको। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जिसे हम कहते हैं एंड परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड इन इट्स 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो दोस्तों जो इसका फॉर्मूला होता है वो हम अल्फा इज इक्वल टू जानते हैं वो Ka बाय कंसंट्रेशन का अंडर द रूट से हम अल्फा निकल जाए और अल्फा के बाद परसेंटेज निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे आपका परसेंटेज निकलता रहेगा। तो इसमें आप वैल्यू पुट करके आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो दोस्तों इसका जो बी पार्ट है वो बोल रहा है कैलकुलेट द डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी जिसे हम कहते हैं फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो रिएक्शन है पूरा ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें आपको दोस्तों डेल्टा जी निकालने के लिए बोल रहा था। दोस्तों आपका जो जी नोट का फॉर्मूला होता है वो होता है जी नोट इज इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल। तो ये आपका दोस्तों फॉर्मूला होता है। ई नोट सेल आपका दिया हुआ है और 1 फैराड माइनस NF ई नोट सेल दिया हुआ है। तो N की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में है और जितने इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोडक्ट में उन इलेक्ट्रॉनों के संख्या को हम क्या कहते हैं N कहते हैं। और F जो है फराडे आपको 96,500 दिया हुआ है और ई नोट सेल की वैल्यू दी हुई है। बस वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर गिव्स फ्री एनर्जी का आ जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताएं। तो आपका जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट कि राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड IUPAC नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसने बोला कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ है इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है, शेप बताना है या और। तो IUPAC नेमिंग जो होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की करने का प्रोसेस जो होता है वो होता है कि जो सबसे पहले इसमें लीगेंड है, ये जो F6 है वो लीगेंड कहलाता है। तो लीगेंड का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो लीगेंड में ये इसमें जो होती है नेगेटिव एंटिटी के जो
जो नेमिंग होती है वो सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पे F6 है तो इसे हम लिख देंगे हेक्सा फ्लोराइड। और नेगेटिव ये जो एंटिटी है उस पर साइन क्या है, नेगेटिव है। तो कोबाल्ट जो CO है, जो कोबाल्ट है, उसको हम क्या लिख देंगे, कोबाल्टेट। ओके दोस्तों, कोबाल्टेट। और उसके बाद ब्रैकेट में जो होती है इसकी हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिखी जाती है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का प्रोसेस होता है, जो फ्लोराइड होता है उसका 1 होता है तो 6 हो जाएगा, और 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसकी एंटिटी में हम लिख देंगे 3 आ जाए। अगर नहीं समझ आया तो दोस्तों कमेंट में बताएं, ताकि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। सेकंड पार्ट है दोस्तों इसका। सेकंड पार्ट कह रहा है कि कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन। इसके हमें रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो इसके लिए जो है कंप्लीट डी ब्लॉक की रिएक्शन है दोस्तों, ये आयनिक रिएक्शन। इसके लिए कंप्लीट करने का अगर प्रोसेस नहीं समझ आ जाता है तो इसके लिए भी कमेंट करें, ताकि मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूं और इसको कंप्लीट। तो गाइज आपका ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर यूजफुल है तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको जो नई नई वीडियो जो है ये यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।